वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आदेश कुमार सिंह एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए, आज के सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर से जो टॉपिक्स है, इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन है। 20 प्रश्नों के एक श्रृंखला लेकर के हम आपके साथ पर चर्चा के लिए स्क्रीन पे उपस्थित हैं। चलिए, आई उसी के विषय में हम लोग बात करते हैं। और बहुत ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। और क्या है, जानते हैं कि हमारी आपकी जो परिचर्चा है बहुत ही गंभीर विषय की तरफ क्या है, आगे बढ़ रही है। उसी के क्रम में हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर वायुमंडल में, ध्यान दीजिए, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा, यहां पे क्या है, क्वांटिटी की बात की जा रही है। देखिए, मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि देखिए, जो पाठ्यक्रम है उसको बार बार आप पढ़िए। इसके बाद जो टॉपिक्स है, जो मुद्दे हैं, उनको क्या गहनता समझने का प्रयास करिए। आज के सेगमेंट में जैसा जानते हैं, वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा। देखिए, यहां पे क्या है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी की बात कर, मात्रा। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के गैसों की परत है, इस परत में क्या विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण में कुछ गैसों की मात्रा ज्यादा होगी और कुछ की कम होगी। यानी क्या हम बात करें, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो लगभग क्या 78% से क्या अधिक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.95 के आसपास है, लगभग क्या 21 के आसपास है, प्रतिशत है सभी हैं। आर्गन एक अक्रिय गैस है। इसके बाद CO2 ये 0.0003% है। अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो ये विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है पृथ्वी की सतह के ऊपर, उसमें किस गैस की मात्रा ज्यादा है, तो क्या है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस के बाद किस गैस की मात्रा है, तो क्या है, ऑक्सीजन, जिसे हम O2 के नाम से जानते हैं। कितनी बात समझ गए। अक्रिय गैस की बात करेंगे तो आर्गन, इसीलिए यहां पे हम लोग रखें। इसी में से देखें, सबसे भारी गैस की बात करेंगे तो CO2 सबसे भारी गैस है। प्रश्न एक और क्या है, सोने में सुहागा। प्रश्न एक और सोने में सुहागा हाजिर है। तो सबसे भारी गैस हो गया भैया। आइए बात करते हैं, सबसे भारी गैस CO2 हो गया। पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है, किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो वो भी क्या CO2 हो जाएगा। आसानी से समझिए, पृथ्वी की सतह पर अगर हम बात करें किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा भारी है, तो CO2 हो जाएगा। अगले स्क्रीन पर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हम लोग बात करते हैं, लगभग कितने ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है। आपके स्क्रीन पर लगभग कितने ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके ऊपर क्या ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, पाई जाती है लेकिन बहुत कम। चलिए आइए देखते हैं, लगभग या कोई पद। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो देखिए क्षोभ मंडल है। इसके बाद फिर क्या है, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ध्यान दीजिए, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। यानी क्या, बाह्य मंडल। अब समझने वाली बात है, लगभग कितने ऊंचाई तक ऑक्सीजन, यहां पे क्या करा, ऊंचाई, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर कितने ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यानी देखिए, लगभग 120 किलोमीटर ऊंचाई तक। यानी क्या, ऑप्शन सी सही है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे क्या घट जाती है। इतनी बात यहाँ पे हम ध्यान रखिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सौर विकिरण के लिए कौन गैस अपारदर्शी है? सौर विकिरण
यानी सूर्य से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा के लिए CO2, ध्यान दीजिए, CO2 पारदर्शी है, पारदर्शी है, पारदर्शी है। लेकिन सौर विकिरण के लिए, देखिए सौर ऊर्जा के लिए CO2 क्या है? अरे भाई, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह पृथ्वी की सतह पे आ जाती है, आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं रोकती है। लेकिन यही सूर्य की जो एनर्जी है, ये जो सूर्य की किरणें हैं, जब परावर्तित होकर के आगे की तरफ, यानी क्या है, पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जाना शुरू करती है, तो इसके लिए क्या है, ये अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण, ध्यान दीजिए, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है सौर ऊर्जा के लिए। सूर्य की किरणों के तो आने देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए क्या, अपारदर्शी है, जाने नहीं देती है। तभी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, वनस्पतियां हैं, उनका विकास हो पाया है, तभी इनका विकास हो पाया, अदरवाइज क्या विकास न हो पाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ भैया? तो देखिए 1987 में। इसके लिए इतनी बात आपको यानी, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो 1987 ईस्वी में लागू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जेट विमान वायुमंडल के किस परत में उड़ा करते हैं जो विमानों के लिए सबसे सुरक्षित है? यानी जेट विमान वायुमंडल के किस परत में उड़ा करते हैं जो क्या है, जो विमानों के लिए सबसे क्या है, सुरक्षित है। अब जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्या है, वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। इसके बाद क्या है, आयनमंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी सतह पे आती हैं, वायुमंडल और ऊपर हो जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही सही है। कहने का अर्थ है कि विमान कहाँ उड़ते हैं, तो हो जाएगा समताप मंडल में, समताप मंडल, समताप मंडल में विमान कहाँ उड़ते हैं, विमान कहाँ उड़ते हैं, और सबसे सुरक्षित परत कौन है, तो समताप मंडल है। और ये देखिए क्षोभ मंडल, जितनी मौसम संबंधी घटना हो रही है, बिजली का कड़कना, बरसना, वर्षण होना, बादल का बनना, सब क्या है, क्षोभ मंडल में ये आमतौर पर हो जाता है। सारी की सारी घटना क्या है, जो हम जिन घटनाओं को हम देख पाते हैं, जैसे वर्षण का होना, बादल का बनना, बिजली का कड़कना, ये सब क्या है, क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो लेयर है इसी में होती है। चलिए, तो इसमें क्या कोई नहीं सही है, लेकिन ये कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। इतनी बात आपको जानना होगा और समझना होगा। चलिए अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल गैसों का यौगिक है कि मिश्रण? केवल क्वेश्चन को क्या है, घुमा दिया है। क्वेश्चन को क्या है, आपसे कुछ चाह रहा है? हाँ, आप भी क्या है, जब आप घर जाते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हाँ, भतीजा है, भतीजी है कोई, तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं ना? हाँ, करना भी चाहिए, गलत भी नहीं। तो देखिए कह रहा है कि वायुमंडल गैसों का यौगिक है कि, यौगिक है कि, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, मतलब वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं ये यौगिक हैं कि मिश्रण? तो जैसा कि आप जानते हैं, परिभाषा से ही स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है यही तो वायुमंडल है। तो मिश्रण पहले स्पष्ट हो गया, यानी कह रहा है मिश्रण है, यौगिक नहीं हो सकता, मिश्रण है। सही जवाब मिश्रण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का औसत तापमान कितना?
अब यहां देखिए पृथ्वी की बात हो रही है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर का घनत्व कितना है, 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे क्रस्ट से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ने का जो मूल कारण है, देखिए हम यहां आपको संकेत कर रहे हैं, संकेत के माध्यम से आप समझिए कि जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे जब आप जाएंगे तो डेंसिटी में वेरिएशन है, डेंसिटी में क्या विभिन्नता है। अब ये विभिन्नता पृथ्वी की सतह के नीचे जो वेरिएशन है डेंसिटी की, यह साबित करती है कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो कई परतों में बटी हुई है। प्रश्न एक और क्या है, नए क्वेश्चनों का बौछार, और आपको आंसर भी धक्का-धक मिल रहे हैं। चलिए, तो यानी कहने का अंदर पृथ्वी की सतह के नीचे जो विभिन्न प्रकार के डेंसिटी का वेरिएशन है, इससे यह साबित होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई परतों में बटी हुई है। तो यहाँ पे बात आ रहा है पृथ्वी का औसत एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो पूरे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लिया जाएगा, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो, और विभिन्न प्रकार के महासागर हैं, सबके तापमानों का कभी कभी मासिक, कभी कभी वार्षिक, कभी कभी दशक का लेकर के उनका एवरेज निकाला जाता है। जब एवरेज निकाला गया तो पाया गया कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यानी पृथ्वी का जो एवरेज तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के साथ, बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से समझिए, और जब समझेंगे तो क्वेश्चन क्या है बहुत धड़ल्ले से सही कर पाएंगे। पहले प्रश्न का मंतव्य समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि पृथ्वी के साथ वायुमंडल किस कारण टिका हुआ है या टिका रहता है, यानी ये जो पृथ्वी है इसमें जो इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के गैसों की परतें हैं, ये क्यों टिकी रहती है, क्यों टिका रहता है, क्यों इससे जुड़ा रहता है? क्यों जुड़ा रहेगा भाई? तो जुड़ने का कारण है कि देखिए ये पृथ्वी की सतह, यानी पृथ्वी को जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी जो है, इसी ग्रेविटी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परतें हैं, ये जो विभिन्न प्रकार की परतें हैं जुड़ी हुई हैं, इसी ग्रेविटी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की गुरुत्वाकर्षण, इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की परतें हैं, ये क्या है खींच रहा है, जुड़ा हुआ है? इसीलिए विभिन्न प्रकार की परतें जुड़ी हुई हैं। किसके कारण? भार के कारण नहीं, दाब के कारण नहीं, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, CO2 और जलवाष्प की मात्रा, ध्यान दीजिए, CO2 और जलवाष्प की मात्रा, CO2 और जलवाष्प की मात्रा कितने ऊंचाई तक पाई जाती है? यहां पे प्रश्न है कितने ऊंचाई तक पाई जाती है। CO2 और जलवाष्प की मात्रा कितने ऊंचाई तक पाई जाती है? तो वो क्या है 90 किलोमीटर, यानी क्या है 90 किलोमीटर। थोड़ा सा मध्यमंडल से ऊपर जाएंगे लगभग 10 किलोमीटर, तो ये CO2 और जलवाष्प की मात्रा वहां तक पाई जाती है, यानी क्या है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास तक पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की सीमा पाई जाती है। अब आपको यहां पे समझना होगा, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, ये ध्रुवों पे अगर हम बात करें, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, सामान्य रूप से
सामान्य रूप से, हाँ सामान्य रूप से, कुछ लोग कम सुंदर होते हैं, कुछ लोग ज्यादा हैं। हाँ, तो एवरेज देखा जाता है कि कहाँ की क्लाइमेट कैसी है। तो ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की जो सीमा है 8 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, और सामान्य रूप से 18 किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर तक है। लेकिन औसत देखेंगे, औसत, तो औसत में है लगभग 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर, प्रश्न के अनुसार ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की सीमा पाई जाती है, ठीक है, 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर ध्रुवों तक। क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने अक्षों पर झुकी हुई है 23.5 अंश। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, गोलाभ है, ध्रुवों पे चपटी है, इसलिए क्या है, ध्रुवों पे इनकी सीमा 8 किलोमीटर के आसपास होती है। आगे के क्रम में हम चलते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ओजोन परत भैया समताप मंडल में पाई जाती है। समताप, ओजोन परत क्या है, एक सुरक्षा कवच है, हाँ सुरक्षा कवच है। जैसे क्या है, आपके घर के ताले हैं, आप कहीं जाने लगे ताला बंद कर दिए, फिर क्या हुआ, कोई अंदर ना आ पाएगा, है, हाँ कोई अंदर भी है तो बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो तापमान जो है, सॉरी, समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत पाई जाती है, एक सुरक्षा कवच है, या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे क्या है, पृथ्वी की सतह पर त्वचा कैंसर जैसे रोग क्या है, कम हो पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरस बादल पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए 12। सीरस बादल पाए जाते हैं समताप मंडल के निचले भाग में। अब इसको आप समझिए कि जो सीरस बादल हैं, सीरस बादल कहां पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में पाए जाते हैं सीरस बादल, और इनको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इनका एक और नाम है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इनका नाम है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। कहां पाए जाते हैं, निचले परत में, निचले परत में पाए जाते हैं, परत में पाए जाते हैं, यानी समताप मंडल के निचले परत में पाए जाते हैं। कौन, यह एक बादल है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इनका नाम है, इनका एक और नाम है नाइक्रियस, ध्यान दीजिए, इनका एक और नाम है नाइक्रियस, नाइक्रियस क्लाउड। देखिए आपके स्क्रीन पर आसानी से समझिए, सीरस एक बादल है, हाँ जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं, और वैसे क्या ये भी एक बादल है। बादल के विभिन्न रूप है, जब हम आपको गंभीरता से आइए प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और आगे की चीजों को गंभीरता से पढ़ने का प्रयास करिए। लगातार क्या है, धुआंधार क्लास चल रहा है। तो सीरस बादल कहां पाए जाते हैं, समताप मंडल में। ध्यान दीजिए, नाम इनका क्या है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, एक नाम है। और ये निचली परत में पाए जाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, निचली परत में पाए जाते हैं। और नाइक्रियस क्लाउड, इनका एक और नाम है, नाइक्रियस क्लाउड के नाम से ये जाने जाते हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाइक्रियस क्लाउड क्या है, तो आप परेशान नहीं होंगे, उत्तर एकदम सटीक देंगे। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराकर वापस धरती पर आती हैं? रेडियो तरंगे आयन मंडल, ध्यान दीजिए, आयन मंडल, आयन मंडल से, यानी क्या है, स्पष्ट क्वेश्चन कि आयन मंडल से टकरा करके आप तक पहुंचती हैं। रेडियो तरंगे जाती हैं आयन मंडल से टकरा करके, फिर क्या है, वापस धरती की सतह पाती हैं। आपको रेडियो टीवी वगैरह क्या है, धकाधक इसका सुनते हैं। चलिए इसी के साथ, तो इसमें क्या है, आयन मंडल, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तारे टूटने की घटना कहां होती है? तो तारे टूटने की घटना ध्रुवों पे नहीं होती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी होता है। और ये तो भैया क्या है,
हाँ ऐसा है, और मध्य मंडल में होती है, तो मध्य मंडल का ऑप्शन सही। अब यहां पर जो ये प्रश्न हमने क्यों रखा, तो इसके विषय में आप समझिए। बचपन में आप महसूस करते होंगे कि बचपन में आप महसूस करते होंगे कि जैसे आप दरवाजे पे या छत पे लेटे हैं तो एक तारा इधर से है, एक तारा इधर से, एक तारा इधर से, फिर तारा इधर से, फिर तारा इधर से टूट के जा रहा है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं कहते हैं कि कोई अशुभ घटना होने वाली है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, आइए हम लोग उसकी पड़ताल करें। देखिए, वरुण ग्रह के बाद वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट, वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट की एक पट्टी पाई जाती है, जहां पे ये आकाशीय पिंड क्या है, सूर्य का अनियमित आकार में चक्कर लगाते रहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर अन्य ग्रहों के बीच में पाए नहीं जाते हैं क्या? पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो जैसे हम बात करें वरुण ग्रह के बाद क्यूपर बेल्ट की एक पट्टी पाई जाती है, जहां पे क्या है, ये अधिकांश मात्रा में उल्का पाए जाते हैं। उल्का, ध्यान दीजिए, उनका हम शब्द कहेंगे उल्का। यही उल्का जब सूर्य का अनियमित आकार में चक्कर लगा रहे हैं, यानी क्या, इसी सूर्य का मान लीजिए सन है, इसी सूर्य का क्या है, अनियमित आकार में चक्कर लगा रहे हैं। आप फिर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं धड़ाधड़। अब चूंकि इसी सूर्य की पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर के यही जो उल्का खगोलीय पिंड है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह पर आने का प्रयास करते हैं। और पृथ्वी की सतह पर आने के क्रम में पहले ये वायुमंडल में आएंगे, फिर आयन मंडल में आएंगे। तो यहाँ पे उपस्थित गैसें तो विरल हैं, लेकिन यहाँ पे जो गैसें हैं उनसे उनका क्या, घर्षण हो जाता है, टकराहट हो जाती है। और टकराहट हो जाने के कारण ये मध्य मंडल तक आते आते जल जाते हैं, यानी क्या है, जलकर राख हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो उन्हें उल्कास्म कहते हैं, उल्कास्म कहते हैं। तो उन्हें उल्कास्म कहते हैं। और यदि द्रव्यमान ज्यादा है, यदि द्रव्यमान अधिक है, तो पृथ्वी पर आ गिरते हैं, पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी की सतह पर। आसानी से समझिए, विभिन्न प्रकार के ये क्या है, उल्का खगोलीय पिंड क्यूपर बेल्ट की एक पट्टी पाई जाती है। आमतौर पर वहीं पाए जाते हैं, अन्य ग्रहों के बीच में भी पाए जाते हैं, जिस पर अभी रिसर्च जारी है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर के पृथ्वी की सतह पर आने का प्रयास करते हैं। आने के क्रम में ये वायुमंडल में आते हैं, वायुमंडल से आकर के क्या है, आयन मंडल में, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इनके घर्षण से क्या है, ये जल उठते हैं। और ऐसी प्रक्रिया में मध्य मंडल तक पहुंच जाते हैं। इन्हें जब ये राख में बदल जाते हैं, जल कर राख हो जाते हैं, तो उन्हें उल्कास्म कहते हैं। यदि द्रव्यमान अधिक है तो क्या है, मान लीजिए जल के राख हो गए, उल्कास्म में बदल गए। मान लीजिए द्रव्यमान ज्यादा है तो पृथ्वी की सतह पर आके गिर जाते हैं, तो इन्हीं से तब जाकर के इनको हम उल्का पिंड कहते हैं। और ये घटना ध्यान दीजिए, जब ये जलते हैं तो यही इनका जलना क्या है, ये तारों का टूटना। ध्यान दीजिए, तारों का टूटना, तारों का टूटना जो होता है ये मध्य मंडल में ही होता है। मध्य मंडल, मध्य मंडल में ही होता है। आप पूरी बात समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मौसम संबंधी सभी घटना किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में।
सारी मौसम संबंधी घटना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, बरसात का होना, बादल का बनना, सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए कन्फर्म है तो कमेंट करिए हैं। हाँ, लिंक को शेयर जरूर करते रहें, लिंक को शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, नाक्टिलूसेंट बादल पाए जाते हैं। क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। नाक्टिलूसेंट नाम है, अभी हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोगों ने देखा सेरस बादल, सेरस बादल देखा समताप मंडल में, हम लोग देख रहे हैं नाक्टिलूसेंट बादल। तो नाक्टिलूसेंट बादल मध्य मंडल में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए मध्य मंडल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ध्यान दीजिए मध्य मंडल में पाए जाते हैं नाक्टिलूसेंट बादल। अब समझने वाली बात है कि पृथ्वी की सतह से जो विभिन्न संवहन धाराओं के रूप में मटेरियल ऊपर जाता है, फिर से गौर से समझिए, पृथ्वी की सतह से संवहन धाराओं के रूप में जो विभिन्न प्रकार के धूल कण ऊपर जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो उल्का संबंधी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं, इनके अणुओं के जुड़ाव से मध्य मंडल में नाक्टी, ध्यान दीजिए मध्य मंडल में नाक्टिलूसेंट, मध्य मंडल में नाक्टिलूसेंट जैसे बादल पाए जाते। क्या गजब बात, चलिए क्या गजब की बात है। नाक्टिलूसेंट बादल कहां पाए जाते हैं, मध्य मंडल में पाए जाते हैं। बनते कैसे हैं, तो ये जो उल्का पिंड से इसके जो धूल कण है, संवहन धारा के रूप में जो पृथ्वी की सतह से धूल कण ऊपर उठते हैं, इनके मिश्रण से मिलके इनके अणु आपस में एकजुट हो जाते हैं और एक बादल का रूप ले लेते हैं। इन्हें हम नाक्टिलूसेंट बादल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय प्रकाश कहां उत्पन्न होता है। तो ध्रुवीय, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कि ध्रुवीय प्रकाश कहां उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। चलिए बात करते हैं, ध्रुवीय प्रकाश कहां उत्पन्न होता है, तो ई लेयर में, यानी डी लेयर लघु तरंगे, लघु तरंगे, और ई लेयर लघु तथा उच्च तरंगे और मध्यम तरंगे, मध्यम तरंगे, और इसमें सभी तरंगे, सभी रेडियो तरंगे, ध्यान दीजिए सभी रेडियो तरंगे। अब समझने वाली बात है कि ब्रह्मांड की किरणें, सौर किरणें, ध्यान दीजिए ब्रह्मांड की किरणें, सौर किरणें, ब्रह्मांड, ध्यान दीजिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की किरण और सौर किरणें, ये सौर किरणें भैया, सौर किरण, ब्रह्मांड किरणें और सौर किरणें जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय या चुंबकीय क्षेत्र कह लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र, जब ब्रह्मांड की किरणें, सौर किरणें पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो गुरुत्वीय या चुंबकीय, पृथ्वी की सतह पर जो चुंबकीय और गुरुत्वीय क्षेत्र है इससे इनका घर्षण हो जाता है, और घर्षण हो जाने के कारण, घर्षण के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, घर्षण के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए ब्रह्मांड की किरणें और सौर किरणें जब
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में या गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो गुरुत्वीय किरणें, चुंबकीय किरणें, इन सौर किरणें और ब्रह्मांड किरणों से इनका घर्षण हो जाता है और घर्षण होने के कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर, ये प्रकाश क्या है, इसी ई लेयर में, ध्यान दीजिए, इसी ई लेयर में ये हमें दिखाई देता है। कहां पे? ध्रुवों पर। क्या होता है? अरोरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव पर अरोरा, इस जो प्रकाश कहीं और नहीं दिखाई देगा, केवल कहां दिखाई देगा? ध्रुवों पर। और वो भी क्या है? आयन मंडल के ई लेयर में दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा? कि जो ब्रह्मांड की किरणें हैं और सौर किरणें जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आती हैं, इनका घर्षण हो जाता है और इनके घर्षण से प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकाश को दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस के नाम से जाना जाता है। ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मेजर हैं। इतनी बात आप समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का 50% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? यानी जितना आपका द्रव्यमान है, जितना भी आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, जितना भी आपका द्रव्यमान है, हमारा आपका एक वजन होगा, वैसे ही क्या है, वायुमंडल का भी क्या एक वजन है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन की नीड है कि वायुमंडल का मास, द्रव्यमान 50% पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक है 50% द्रव्यमान आपका पाया जाता है। यानी क्या है? 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक 50% वायुमंडल का जितना भी मास है, द्रव्यमान है, वो सभी द्रव्यमान 6 किलोमीटर के अंदर, यानी 5.6 किलोमीटर के अंदर ही पृथ्वी की सतह के बीच पाया जाता है। पृथ्वी की सतह के बीच, पृथ्वी की सतह से लेकर के 5.6 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का 50% मास यानी द्रव्यमान पाया जाता है। ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वायुमंडल के महत्व, वायुमंडल के लिए आपको क्वेश्चन के फ्रेमिंग को सही ढंग से समझना होगा। वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। वाह क्या बात है। चलिए आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करिए, हम देख पा रहे हैं, कमेंट करिए और बताइए कि आपका आंसर क्या है। हम आपको 5 सेकेंड का वक्त देते हैं, 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। चलिए आप देखिए, वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अरे वाह क्या अलग क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं। बादल, अरे भाई बादल तो है, जैसे ब्लड है, जैसे हमारे आपका खून है, वैसे बादल है। वायुमंडल में क्या है? बादल का वही रोल है जैसे हमारे आपके खून है। वर्षा, ये भैया क्या है? ये तो फेफड़ा है, बिना फेफड़ा काम नहीं चलेगा। बारिश नहीं होगी क्या क्या फसल प्रोडक्शन नहीं होगा, जीवन ही नहीं चल पाएगा। हवा, अरे भाई हवा नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, हैं, कोई भी जीव नहीं चल पाएगा। अब बात प्रश्न पर समझिए कि वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, यानी तत्व नहीं, यानी क्या है? नहीं है, महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, यानी क्या? कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी, ज्वार भाटा बंद, बहुत कुछ परेशानी आ सकती है। कब? यदि चंद्रमा नहीं रहेगा तब। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हवा जरूरी है, वर्षा भी जरूरी है, बादल भी जरूरी है एटमॉस्फेयर के लिए। अगर ये कृत्रिम उपग्रह नहीं है तो ये क्या आवश्यक तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? ये मैन मेड है, हम अपनी आवश्यकता के लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरल जो है सैटेलाइट की बात नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? प्रकृति के लिए, वायुमंडल के लिए, इस धरती के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कौन? आर्टिफिशियल जो है सैटेलाइट, ये मानव के लिए उपयोगी हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए भी आज हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। इतनी बात समझ गए? तो इसमें एक तत्व ऐसा है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो क्या है? वायुमंडल के लिए
वो नहीं रहेगा तब भी वायुमंडल चलेगा। लेकिन इसमें से एक तत्व, चाहे बारिश, चाहे वर्षा, चाहे बादल, नहीं रहेंगे तो वायुमंडल का जो तारतम्य है, सुर लय बद्ध ताल बिगड़ जाएगा। फिर क्या है, फिर नहीं चल पाएगा। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक संगठन के आधार पर, बात समझिए, थोड़ा सा अलग सेगमेंट आपके सामने स्क्रीन पर। रासायनिक केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, अभी हम लोगों ने जो देखा वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का बेसिक है, क्षोभ मंडल से लेकर के बाह्यमंडल तक। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वायुमंडल कितने मंडलों में बटा हुआ है, तो आपका आंसर 2 होना चाहिए। कौन कौन, जरा सा ध्यान दे लीजिए यहीं पे। सममंडल, सममंडल, सममंडल 0 से 90 किलोमीटर, सममंडल 0 से 90 किलोमीटर, और विषम मंडल, ध्यान दीजिए, विषम मंडल, विषम मंडल है 90 से 10,000 किलोमीटर तक। ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बंटवारा है। आपके स्क्रीन पर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वायुमंडल कितने मंडलों में बटा है, तो आंसर नंबर बी, यानी 2 मंडलों में बटा हुआ है। कौन कौन, सममंडल, जिसे क्या कहते हैं, सममंडल, और ये 0 से यानी पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक सममंडल है, और 90 से 10,000 किलोमीटर तक यानी ऊंचाई तक कौन है, तो ऊंचाई तक है भैया, ध्यान दीजिए, ऊंचाई तक है विषम मंडल। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, यूजीसी नेट के जो है एक प्रॉपर जो सेगमेंट हमारा चल रहा है प्लेटफॉर्म तरफ से, उसकी तरफ से ये बातें पर चर्चा हुई। आज का लेक्चर यहीं पे हम रोक रहे हैं। कल के लेक्चर में हम आपसे पुनः मुखातिब हो गए। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, खैर मकदम, ओके, जय हिंद।